बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पहली बात तो ये कि मैं रेगुलर वीलॉग कर रहा हूं। आप मेरे वीलॉग VPN के जरिए सुन सकते हैं, उन तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई है और मुकम्मल तौर पर जो हमारे मेरा YouTube चैनल्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया है। लेकिन आप VPN के जरिए सारी गुफ्तगू सुन सकते हैं। मैं अपना काम जारी और सारी रखे हुए हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से जब तक हिम्मत है मैं आप तक सही और मुनासिब और अच्छी और सच्ची खबरें पहुंचाता रहूंगा। एक बात ज़हन में रख लीजिएगा कि जुल्म का निजाम ज्यादा देर तक नहीं चल सकता, इसने खत्म होना ही होना है। और खा वो कितना ही ताकतवर कोई शख्स ना आ जाए या ताकतवर गिरोह ना आ जाए, जालिमों का गिरोह, वो कायम नहीं रह सकता, उसमें बरकरार नहीं रहना होता, उसे जवाल है, उसे शिकस्त है। और ये एक इर्तकाई अमल है और उसके मुताबिक ये सब कुछ होता है। कभी कहीं जल्दी हो जाता है और कहीं देर होती है, लेकिन जुल्म का निजाम खत्म होना होता है। इसके लिए सिर्फ हमें यह करना है कि हम बतौर एक इंसान के, बतौर शहरी के, हमें अपनी स्ट्रगल करते रहना चाहिए। और जितनी जितनी हिम्मत है, जितनी जितनी हमें अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी हुई है, जिस जिस फील्ड में हमें अपनी डोमेन में रहते हुए उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और जिद्दोजहद जारी रखनी चाहिए। हमारा काम इतना है, बाकी हम मेहनत करेंगे, अल्लाह ताला अजर देगा और सब्र का फल मीठा होता है। इसलिए ये जितना भी जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में, पिछले 2.5 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है, ये जुल्म इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये खत्म होगा। तो सूरत हाल खबरों की तरफ चलते हैं, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर साहब, मैं ये नहीं कहता कि जी वो मुख्तलिफ नाम रखने की जरूरत, सीधा सीधा बात करते हैं। जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, उनका जो पावर डॉक्ट्राइन है वो अब जवाल का शिकार है और उसमें जवाल पजीर होना है कि ताकत का इस्तेमाल, हर चीज ताकत के जरिए दुरुस्त करना और अपने आप को अक्ल कुल समझना, यह मेरा ख्याल है कि अब जवाल पजीर है। उसकी वजह यह है कि आपको एक खबर शेयर करूंगा कि अब जो सीनियर मोस्ट जर्नैल हैं, सीनियर मोस्ट जर्नैल, उन्होंने एक खत लिखा है और उन्होंने जहां आसिम मुनीर साहब को खत लिखा, उस खत का क्या जवाब दिया और उसके बाद फिर हमारे तक क्या मालूमात पहुंची वो आपको बताएंगे। सिचुएशन ये है कि आज बैरिस्टर गौहर अली साहब ने एक एप्लीकेशन सबमिट कर दी है डायरेक्टर जनरल सेफ सिटी इस्लामाबाद को, और उसमें उन्होंने एक दरखास्त दी। उन्होंने कहा है कि हमें 2017 का जो एक्ट है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, हर शहरी का हक है कि वो कोई भी मालूमात हासिल कर सकता है, उसके मुताबिक उन्होंने एक खत लिखा है और DG सेफ सिटी इस्लामाबाद को एप्लीकेशन दी है और उन्हें कहा है कि हमें फुटेज चाहिए, CCTV फुटेज कैमरों की, जो पुलिस और ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है वो लगाती है, बाकायदा तौर पे एक शुबा है, उसको मॉनिटर करते हैं, गवर्नमेंट से मांगा है, सादा जुबान में आपको बता दूं। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि 26 नंबर चुंगी और श्रीनगर हाईवे, जिसे कश्मीर हाईवे भी कहते हैं, जिन्हा एवेन्यू जिसे ब्लू एरिया कहते हैं, और जिन्हा एवेन्यू का सेक्टर F8 अप टू D चौक, यानी कि सारे का सारा ब्लू एरिया, और उसके बाद सेक्टर G9 कराची कंपनी और इब्ने सीना रोड, उसकी फुटेज मांगी है, और फैसल एवेन्यू और श्रीनगर हाईवे, उसकी फुटेज मांगी है जी, और इसके साथ साथ खयाबान इकबाल रोड, इसकी फुटेज मांगी है, और ट्रेल 5 तक इन्होंने मांगी है, खयाबान इकबाल बिल्कुल जी, ट्रेल 5 तक वो मारगला और उसके बाद अंदर वाला रोड जो है उसकी फुटेज मांगी है, और अतातुर्क एवेन्यू, 7th एवेन्यू, आगा शाही एवेन्यू, 9th एवेन्यू की और 7th एवेन्यू की और 8th एवेन्यू की फुटेज मांगी है, और उसके साथ साथ सेक्टर F9, F10, F8, F7, F6, G6, G7, G8, G9 एंड G10 इसकी फुटेज मांगी है। 0 पॉइंट से सेंटोरस की फुटेज मांगी है, यानी कि 0 पॉइंट से सेंटोरस F8 की तरफ जो आता है, ब्लू एरिया पूरे का पूरा, D चौक, सेंटोरस से D चौक, ये सारी की सारी फुटेज मांगी है। ये डाटा इन्होंने मांगा है, और चूंकि अब काम शुरू हो चुका है बड़ा टेक्निकल तरीके से, कानूनी तरीके से, आईनी तरीके से, ये बैरिस्टर गौहर साहब की एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है और 24 से 28 नवंबर तक की फुटेज मांगी है तमाम मुकामात की। और इसको जाहिर है
وہ فوٹیج نہیں دیں گے اور اس کے بعد پھر معاملہ عدالت میں جائے گا اور عدالت میں جائے گا تو چیزیں پھر آگے بڑھیں گی۔ نمبر 1۔ نمبر 2 جی، اگلی خبر جو ہے وہ ہے کہ اب چیزیں بڑی سامنے آ رہی ہیں، بچوں کو بھی اٹھایا گیا، بچوں کو مارا بھی گیا، بچوں کو اٹھایا بھی گیا، بچوں کو زخمی بھی کیا گیا۔ بچے پہلے بھی ڈیڈ باڈیز بھی ہو چکی ہیں۔ اب کل خبر جو ہے وہ 14 سال، اب جج ہیں ابو الحسن ذوالقرنین صاحب، ان کے سامنے 3 بچے لائے گئے جن کی ضمانتیں پھر انہوں نے منظور کی۔ ایک 14 سالہ سیام اور اس کے وکیل تھے آغا سید فیصل۔ انہوں نے کہا جی کہ بچہ 21 اکتوبر کو اپنی والدہ کے ساتھ علاج کے لیے افغانستان سے اسلام آباد آیا۔ پولیس نے بچے کو شہزاد ٹاؤن سے اٹھا کر تھانہ سیکریٹریٹ میں درج مقدمے میں ڈال دیا، یعنی کہ بچے کی عمر ہے 14 سال اور آپ انڈر میٹرک، یعنی کہ آپ سادہ میں بتاؤں تو میٹرک سے بھی، یعنی کہ مڈل اسکول کا اسٹوڈنٹ یوں کہہ لیں، اور پولیس کی جانب سے کوئی ریکارڈ نہیں پیش کیا گیا۔ تو عدالت نے پھر 14 سالہ سیام کی ضمانت منظور کی، اس کے بعد 16 سالہ سمندر خان کی ضمانت منظور کی، 17 سالہ شہزاد خان کی منظور کی۔ تو یہ بچے جو ہیں، یہ 3 بچے، کم عمر بچے، ان کو لایا گیا اور ان کی ضمانتیں منظور ہوئیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ معاملات کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں اور کس حد تک فسطائیت موجود ہے، فسطائیت کا شکار ہے یہ سب۔ اب یہ تو معاملہ ہے۔ اس کے بعد ایک خاص طور پہ توجہ ہٹانے کے لیے جو کیا جا رہا ہے وہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کے معاملات اور پھر اب فیملی کی طرف شفٹ ہوئے ہیں کہ کیونکہ جو ٹولز تو موجود ہیں، ماؤتھ پیس تو موجود ہے نا، پی ٹی آئی کے اندر بھی کچھ شرارتی لوگ تو موجود ہیں، تو اس لیے علیمہ خان صاحبہ نے ایک ٹویٹ کی ہے اور انہوں نے جواب دیا ہے مشال یوسفزئی کو، اور ظاہر ہے مشال یوسفزئی کی بات اور علیمہ خان صاحبہ کی بات زمین آسمان کا فرق ہے، اور کچھ بھی ہو جائے عمران خان صاحب جو بات کنوے کرتے ہیں وہ علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے کرتے ہیں، اور علیمہ خان صاحبہ کو ہمت ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ باہر آ کے وہی بات انہی کے الفاظ میں بیان کرتی ہیں، اور موسٹلی کرتی ہیں اسی لیے وہ جیل جا چکی ہیں۔ ان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ خان جیل جا چکی ہیں ناکردہ گناہوں کی سزا میں، پھر حسان نیازی جیل میں ہے، حسان نیازی کی بہن، اس کو 9 مئی میں ڈالا ہوا ہے، ہاجرہ نیازی صاحبہ کو۔ تو یہ سارے کا سارا سلسلہ ہے۔ بشرا بی بی جیل جا چکی ہیں، عمران خان صاحب جیل جا چکے ہیں۔ تو مشال یوسفزئی جو ہے وہ انہوں نے ایک ٹویٹ کی اور اس کے بعد پھر علیمہ خان صاحبہ نے اس کا جواب بھی دیا اور بھرپور طریقے سے اس کا جواب دیا جی۔ تو بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں ایک مزید بڑی خبر کی طرف، اور وہ خبر ہے کہ جو آپ کو کہہ رہا تھا کہ ایک خط لکھا گیا ہے جی، اور پہلا بتاتا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اب طبلِ جنگ بجا دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے ساتھ دھوکہ کیا، فراڈ کیا، جھوٹ بولا، اور جو 26ویں آئینی ترمیم پہ جو بلاول بھٹو ان کے قدموں میں جا کے بیٹھے رہے اور ان کے چرنوں میں جا کے بیٹھے رہے اور بہت کچھ کہا، لیکن عین وقت پہ آ کے جو مدارس سے متعلق قانون ہے، ایکٹ جو کہ منظور ہو چکا تھا پارلیمان سے، صدر مملکت کے پاس گیا تو صدر صاحب نے دستخط نہیں کیے اور اس سے تنازع بڑھ رہا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت ہی ٹو دی پوائنٹ بات کی ہے، میں آپ کو وہ انہی کی زبانی سنواتا ہوں تاکہ پھر آپ کو بات اچھی طرح سمجھ آ سکے۔ ہم نے آپ کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا، آپ نے ہمارے خلاف اعلان جنگ کیا ہے۔ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اطاعت کرتے ہیں۔ صلی اللہ العافیہ ولا تتمنوا لقاء العدو وَإِذَا لَقِيتُمْ فَاصْبِرُوا، اللہ سے عافیت مانگا کرو، دشمن کا سامنا کرنے کی خواہش نہ کیا کرو، اور اگر سامنا ہو جائے تو پھر ڈٹ جایا کرو۔ سو اب سامنا ہو چکا ہے، سو ہم ڈٹے ہوئے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اور آپ سمجھتے ہیں ہم تھک جائیں گے، وہ تم نے یہ سبق نہیں پڑھا، یہ سبق ہم نے پڑھا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں یہ درس ہم نے پڑھا ہے کہ الجہاد ماض الی یوم القیامہ۔ تو ہم تو قیامت تک دین اسلام کے لیے جدوجہد کرنے کے قائل ہیں۔ ہم تھکیں گے کب اور کیوں تھکیں گے؟ اسی راستے سے تو ہم نے جنت میں پہنچنا ہے، تو مایوسی کی کوئی بات نہیں۔ تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے بھی ایک بات کر دی ہے اور انہوں نے کہا یہ مذاکرات کی دکان بند کریں، مذاکرات اس وقت شروع ہوں گے جب
तमाम के तमाम सियासी कैदी रिहा होंगे और उसके बाद एक जुडिशल कमीशन पे अनाउंस करें, जुडिशल कमीशन 9 मई का भी और 26 नवंबर इस्लामाबाद का कत्लेआम, इसके बारे में भी अनाउंस करें। और उसका पैगाम आया है बैरिस्टर अली जफर साहब की जुबानी कि इमरान खान साहब सख्त तरीन गुस्से में थे और उन्होंने ये मैसेज कन्वे किया है और उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि यकतरफा ट्रैफिक चलाई जाए और हमें मुज़ाकरात की हम भीख नहीं मांग रहे। ये तो सिर्फ एक इत्माम हुज्जत के लिए किया गया है कि जो ये कहते थे कि हम मुज़ाकरात नहीं चाहते, कमेटी बना दी है, जिसने मुज़ाकरात करने हैं आएं और करें और वो होंगे रूल ऑफ लॉ के लिए, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, डेमोक्रेसी के लिए और जो जुल्म का निज़ाम है इसके खात्मे के लिए। क्या कहा बैरिस्टर अली जफर ने, जरा सुनिए। और मेरी इमरान खान साहब से कल मुलाकात हुई और मैंने उनको ये पूछा तो बड़े गुस्से में थे वो, और उन्होंने कहा कि ये कहाँ का ये मुज़ाकरात का ये तरीका नहीं होता, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर रहे मुज़ाकरात करें। हमने तो सिर्फ एक हमारे खिलाफ इल्ज़ाम ये लगाया जाता था कि आपने मुज़ाकरात या बातचीत के दरवाजे बंद किए हुए हैं, तो हमने सिर्फ वो दरवाजे खोले हैं। हम कोई किसी को रिक्वेस्ट नहीं कर रहे कि आप आके करें, बल्कि हमने तो शराइत 2 लगाई हैं कि अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो पहले ये 2 शराइत पूरी करें हमारी। एक शराइत, और बड़ी अच्छी शराइत है, बड़ी आम शराइत है। एक तो शर्त ये है कि आप ये जो मौक़िफ़ आपने इख्तियार किया हुआ कि 24, 25, 26 को कुछ नहीं हुआ, हम कहते हैं बहुत कुछ हुआ, लोग शहीद हुए, गोलियां चली। आप कहते हैं नहीं कुछ नहीं हुआ, आपने जुल्म किया, आप आए थे टेररिज्म करने। तो ये दोनों चीजों मौक़िफ़ हैं, उनको पता करने के लिए कमीशन बना दें, आज़ाद कमीशन फैसला कर लेगी। एक ये बड़ी अच्छी, एक रीजनेबल और आईनी दरख्वास्त है। और दूसरी हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे जो लोग हैं जो आपने किसी केस के बगैर जिन वर्कर्स को और जिन लीडरान को आपने जेल में रखा हुआ है उनको रहा करें। बाकी हम ये नहीं कह रहे कि आप अदालतों से हमें छुड़वाएं, अदालतें तो हम वहाँ केस लड़ रहे हैं। ये 2 बड़ी रीजनेबल रिक्वेस्ट हैं और अगर वो रिक्वेस्ट मानते हैं तो हमारे दरवाजे खुले हैं। ये जो इम्प्रेशन है कि हम कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। हमारी सिर्फ बात ये है कि हमसे कहा जाता था कि हम लोग मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हैं, हमने अब वो दरवाजे खोले। एक सजेशन आई है कि खुर्शीद शाह साहब वाली जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसको अब बड़ी खबर की तरफ जी, और वो है जनरल आसिम मुनीर साहब। जनरल आसिम मुनीर साहब को खत लिखा गया और मुलाकात के लिए वक्त मांगा गया, तो उन्होंने मुलाकात के लिए वक्त नहीं दिया। और उसके बाद क्योंकि जनरल आसिम मुनीर साहब की जो इस वक्त पॉलिसियां हैं उसके बारे में फौज के अंदर भी और जो फौज के सीनियर ऑफिसर्स हैं, क्योंकि रिटायर्ड ऑफिसर जो होते हैं, रिटायर्ड जनरल होते हैं, उनकी एक से होती है और बाकायदा थिंक टैंक्स हैं फौज के रिटायर्ड ऑफिसर्स पे, जनरलों पे, ब्रिगेडियर्स पे, फौज के जितने भी अफसर रिटायर्ड होते हैं उनके मुख्तलिफ थिंक टैंक्स हैं और वो थिंक टैंक्स अपनी आरा का इजहार करते रहते हैं। तो एक ही ब्रिगेडियर महमूद साहब हैं जो इस वक्त बाबा आदम समझे जाते हैं, जो रिटायर्ड जितने भी ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड जनरल हैं उनके, क्योंकि ये 98 ईयर्स ओल्ड हैं और सीनियर मोस्ट हैं। जरा सुनिए वो क्या कहते हैं। हमने जनरल बाजवा से उस वक्त भी कहा कि इस वक्त कि हमें जानती है अमेरिका की हिस्ट्री, कैसे उसने अयूब खान के ज़माने में इस फौज के ऊपर, इस मुल्क के ऊपर पूरा कंट्रोल रखा हुआ है। हमने बाजवा से कहा कि टाइम आ गया है कि हम अमेरिकन हेजमनी जो है उसको तोड़ें, मगर बाजवा का जवाब ये था कि अमेरिका को क्रिटिसाइज करें। आजकल की जो फौज है हमें तो ये मालूम हो रहा है कि ये पाकिस्तान के अवाम से दूर हो रही है। पाकिस्तान के अवाम और फौज के दरमियान इतना फासला हो गया है कि ये एक निहायत खतरनाक सिचुएशन में हम पहुंच गए हैं। जनरल बाजवा के ज़माने में हमें GHQ बुलाया गया था और GHQ में हमारी बड़ी लंबी मीटिंग हुई। उस लंबी मीटिंग के मुतल्लिक़ तो मैं इतना नहीं कहना चाहता, बट वहाँ पर उस मीटिंग में उन्होंने सिर्फ बार बार हमें एक रिक्वेस्ट की कि जी आप थोड़ी देर ठहर जाएं, हालात ठीक हो जाएंगे। हम उस वक्त हमने सब्र किया। उसके बाद जब बाजवा रिटायर हो गया और जनरल आसिम मुनीर ने नई कमांड संभाली तो हमारा ख्याल था कि इसको हमें मौका देना चाहिए ताकि जो पॉलिसी जनरल आसिम मुनीर
बनाता है इस मुल्क के लिए, वो उस मुल्क के लिए अच्छी है या नहीं है। हमने इतने महीने इंतज़ार किया, उसके बाद हमने इनको एक ख़त लिखा, जिस ख़त में हमने इनसे ये दरख्वास्त की कि मुल्क के हालात इतने संगीन होते जा रहे हैं, हमें मौका दें, हम आपके साथ मिल के बैठ के अपना नज़रिया आपके सामने पेश करें, आप अपना नज़रिया हमें बताएं। मगर जनरल आसिम मुनीर ने बिल्कुल परवाह भी नहीं की कि उन्होंने इस खत का जवाब नहीं दिया। अब थोड़े दिन हुए हैं कि हमारे 2-3 रिटायर्ड सीनियर जनरल आसिम मुनीर से मिले किसी सिंध रेजिमेंट के फंक्शन में। वहाँ पर जब उन्होंने मुल्क की हालात के मतलब उनसे बात की तो आसिम मुनीर का जवाब ये था कि आप इस फौज को नहीं जानते। तो ये सिचुएशन है जनाब, ये सूरत हाल है कि रिटायर्ड जर्नल खतूत लिख रहे हैं और फिर मुलाकात करते हैं और मुलाकात में उन्हें कहा जाता है ये वो फौज नहीं है, ये तो नई फौज है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी बात ही है, क्योंकि आज तक फौज ने गोली नहीं चलाई, कत्लेआम नहीं किया और न ही पाकिस्तान के अवाम को इस तरीके से कुचला। एक दफ़ा कुचला और उसका नतीजा ये निकला 70 में याहिया खान ने ये काम किया था और उस वक्त फिर नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया था। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान ने सलामत रहना है और अब वो नौबत नहीं आएगी और अब इस्लाह अहवाल के लिए कुछ लोग निकल खड़े हुए हैं। इंशाअल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।